हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 अगस्त 2025 वार शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, भारत और चीन के बीच व्यापार शुरू होने पर दोनों देशों को हर साल 5 से 6 अरब डॉलर का लाभ होगा। साथ ही इससे यूएस टैरिफ के नुकसान से भी भरपाई मिलेगी। दोस्तों, भारत और चीन के बीच लंबे समय से ठप पड़ा सीमा व्यापार फिर से शुरू होने जा रहा है। एडीबी और विश्व बैंक का अनुमान है कि इससे दोनों देशों को हर साल 5 से 6 अरब डॉलर का लाभ होगा। भारत चीन को उर्वरक देगा, जबकि चीन भारत को दुर्लभ धातुओं की आपूर्ति करेगा। इससे भारत की विनिर्माण क्षमता को मजबूती मिलेगी। दोस्तों, भारत चीन के बीच व्यापार को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम टैरिफ दबावों, विशेषकर अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियों के बीच भारत को बड़ा राहत कवच देगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारतीय कंपनियों ने छूट बढ़ने के बाद फिर से रूस से तेल की खरीदारी शुरू कर दी है। इससे चीन की आपूर्ति पर असर पड़ना संभव है। दोस्तों, छूट बढ़ने के बाद भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल ने फिर से रूसी कच्चे तेल की खरीदारी शुरू कर दी है। सितंबर अक्टूबर की डिलीवरी के लिए ऑर्डर भी दे दिए गए हैं। पहले कम छूट और अमेरिका की चेतावनी के चलते जुलाई में खरीद रोकी गई थी। अब यूराल्स पर $3 प्रति बैरल की छूट मिल रही है। इससे चीन की आपूर्ति पर असर पड़ सकता है, जो भारत के रुकने पर खरीदी बढ़ा रहा था। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारत का खुदरा बाजार 2024 के 1.06 लाख करोड़ डॉलर से बढ़कर 2030 तक 1.93 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगा। डेओल फिक्की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल विस्तार, उपभोक्ताओं की बदलती पसंद और ई कॉमर्स के बढ़ते प्रभाव से यह क्षेत्र 10% सालाना की दर से बढ़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक खुदरा क्षेत्र के इस रफ्तार से बढ़ने की सबसे बड़ी वजह देश का मजबूत घरेलू बाजार है। यह वैश्विक स्तर पर व्यापार में हो रहे भारी उतार चढ़ाव से भारत को बचाने में मदद करता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। पैसे वाले खेलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए ऑनलाइन गेमिंग विधेयक राज्यसभा से पारित। संसद ने गुरुवार को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन व विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने हंगामे के बीच बिना बहस के इसे मंजूरी दे दी है। दोस्तों, इस विधेयक का उद्देश्य ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को छोड़कर सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाना है। इसमें ऑनलाइन मनी गेम्स से संबंधित विज्ञापनों पर भी रोक लगाने और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को ऐसे किसी भी गेम के लिए धन की सुविधा प्रदान करने या हस्तांतरण करने से रोकने का प्रावधान है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात में चीन से आगे निकला भारत। मेड इन इंडिया की हिस्सेदारी बढ़कर 44% हुई। अप्रैल से जून के दौरान भारत ने चीन से ज़्यादा अमेरिका को स्मार्टफोन का निर्यात किया है। अमेरिकी निर्यात में मेड इन इंडिया स्मार्टफोन की हिस्सेदारी अप्रैल-जून 2025 के दौरान बढ़कर 44% हो गई है। वहीं दूसरी तरफ चीन की हिस्सेदारी एक साल पहले 61% से घटकर महज 25% रह गई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म रैपिडो पर 10 लाख रुपए का लगा जुर्माना। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए रैपिडो पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल रैपिडो के विज्ञापनों की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 मिनट में ऑटो या 50 रुपए पाएं और गारंटीड ऑटो का वादा किया गया था। जांच में पाया गया कि ये वादे झूठे और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले थे। इसी को लेकर सीसीपीए ने रैपिडो पर यह कार्रवाई की है। चलिए अगली खबर देखते हैं। जीएसटी में 12% और 28% वाले स्लैब खत्म होंगे। 5% और 18% स्लैब को जीओएम की मंजूरी। इससे रोजाना इस्तेमाल की चीजें सस्ती होगी। दोस्तों, जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह ने जीएसटी के 12% और 28% के स्लैब को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। अब जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% ही होंगे। लग्जरी आइटम 40% के दायरे में आएंगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी जीओएम के संयोजक सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी। अभी जीएसटी के 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% होते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारत में खुलने जा रहा है एप्पल का तीसरा स्टोर। 2 सितंबर को बेंगलुरु में ओपन होगा एप्पल हब। पहले 2 स्टोर मुंबई और दिल्ली में खुले थे। दोस्तों, टेक कंपनी एप्पल बेंगलुरु में अपना रिटेल स्टोर खोलने जा रही है। इस स्टोर का नाम एप्पल हब है, जिसकी ओपनिंग 2 सितंबर 2025 को होगी। देश में एप्पल का यह तीसरा स्टोर है। एप्पल हब स्टोर का लुक और डिजाइन भारत की संस्कृति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। असम में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि असम कैबिनेट ने अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता से रोकने के लिए यह फैसला लिया है। राज्य में 18 साल से अधिक उम्र के जिन लोगों के पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है, उन्हें आवेदन के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और चाय जनजाति के 18+ आयु वाले 1 साल तक आधार कार्ड बनवा सकेंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को केंद्र सरकार ने जेड कैटेगरी की वीआईपी सुरक्षा प्रदान की है। सीएम सिक्योरिटी में 22 से 25 हथियारबंद जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे। सीएम रेखा गुप्ता और उनके आधिकारिक आवास की सुरक्षा अर्धसैनिक बल का वीआईपी सिक्योरिटी ग्रुप करेगा। दरअसल दोस्तों, सीएम रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त की सुबह 8:15 बजे जन सुनवाई के दौरान एक शख्स ने हमला कर दिया था। आरोपी गुजरात के राजकोट का रहने वाला राजेश भाई खीमजी है, जिसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए अगली खबर देखते हैं। संसद का मानसून सत्र कल यानी 21 अगस्त को समाप्त हो गया। यह सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ था। पूरे सत्र के दौरान 21 बैठकें हुई। लोकसभा में 120 घंटे चर्चा का समय निर्धारित था, लेकिन सिर्फ 37 घंटे ही चर्चा हो सकी। वहीं राज्यसभा में 41 घंटे चर्चा हुई। इस दौरान लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 15 बिल पास हुए हैं। सबसे चर्चित बिल गिरफ्तार पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने वाला संविधान संशोधन बिल रहा। इसे जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव पारित हुआ। चलिए अगली खबर देखते हैं। देश के पश्चिमी हिस्से महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। दोनों राज्यों में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में यमुना के कारण कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। यमुना का पानी ताजमहल तक पहुंच गया है। 40 गांव अलर्ट पर है। मथुरा में यमुना नदी कटान के बाद अपना मूल रास्ता छोड़कर 2 किलोमीटर दूर बह रही है। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के कारण बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में 20 जून से अब तक बारिश से जुड़े हादसों में 145 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में बारिश के कारण हुए हादसों में 2281 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। चलिए अगली खबर देखते हैं। तमिल एक्टर और टीवी के पार्टी के प्रमुख थलपली विजय ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी 2026 के चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करेगी। चेन्नई में पार्टी की दूसरी राज्य स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि भाजपा उनकी एकमात्र वैचारिक दुश्मन है, जबकि डीएमके सियासी दुश्मन है। चलिए अगली खबर देखते हैं। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को 11 लाख लोगों के राशन कार्ड रद्द करने के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि ये वे लोग हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, इनके पास कार, जमीन और अन्य सुविधाएं हैं, फिर भी ये लोग मुफ्त अनाज योजना का लाभ उठा रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए 30 सितंबर तक इन नामों को सूची से हटाने की समय सीमा तय की है। इस मुद्दे पर अब केंद्र और पंजाब सरकार के बीच टकराव शुरू हो गया है। पंजाब सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार गरीबों के खिलाफ काम कर रही है। चलिए अगली खबर देखते हैं। भिवानी की टीचर मनीषा का गुरुवार सुबह घर से लापता होने के 9वें दिन अंतिम संस्कार कर दिया गया। मनीषा को उसके छोटे भाई नितेश ने मुखाग्नि दी। इस दौरान पिता संजय फूट फूट कर रोए। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। वहीं मनीषा के अंतिम संस्कार के बाद सरकार ने पहले दादरी और फिर भिवानी में इंटरनेट पर रोक हटा दी है। हरियाणा पुलिस ने मनीषा की मौत के मामले की जांच बंद कर दी है। सरकार के जांच सीबीआई को सौंपने के ऐलान के बाद यह फैसला लिया गया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा। भारत सरकार ने गुरुवार को इसकी अनुमति दे दी है। सरकार ने कहा कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान से खेलने पर रोक नहीं है, लेकिन दोनों देशों में द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी।